दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल्स। आप लोगों को स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्यूल्स कौन थे, पहले हम लोग जानेंगे हेनरी फ्यूल्स कौन थे। हेनरी फ्यूल्स का जन्म हुआ था 1841 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। वो एक माइनिंग इंजीनियर थे और माइनिंग कंपनी में वो काम करते थे। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल की ओर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क माने होता क्या है? डिवीजन माने होता क्या है? डिवीजन माने डिवाइड, और वर्क माने काम, यानी कि काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना ही डिवीजन ऑफ वर्क कहा जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करते जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं इस मार्कर में इंक डालना चाहता हूं, मैं यहाँ पे अकेले खड़ा हूं, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। ठीक है, और मुझे वहां पे मार्कर है, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाने में और आने में जो टाइम लगेगा वो ये मेरा टाइम लॉस होगा। अगर इसी की जगह में कोई आदमी वहां पे रहता तो उस इंक को मेरे पास लाता, मैं डाल देता, इसलिए टाइम लॉस नहीं होता। और आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में समझते हैं अथॉरिटीज क्या होता है। जब हेनरी फ्यूल्स ने इस प्रिंसिपल को बनाया, अथॉरिटीज माने ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल्स ने इस प्रिंसिपल को किस तरह से किया है? अगर किसी को अथॉरिटीज दिया गया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाएगा। क्या है कि किसी को अगर ताकत दिया जाएगा तो उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा। नहीं तो अगर सपोज कीजिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं और मुझे ताकत दे दिया गया है, यानी कि हम लोग को अथॉरिटीज दे दिया गया है मुझे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि कोई भी असिस्टेंट्स को, कोई भी वर्कर को हम मेरे जैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगा तो मैं वैसा नहीं कर सकता, क्या कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ अथॉरिटीज दिया जाएगा तो मैं उसके साथ में अलग या कुछ और तरह का व्यवहार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का माने तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन या किसी भी कॉलेज स्कूल में डिसिप्लिन आपको बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल्स ने इस डिसिप्लिन को भी इस प्रिंसिपल में ऐड किया है। तो प्रिंसिपल को समझाना नहीं पड़ेगा, डिसिप्लिन क्या है आप खुद बेखूबी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समझिए बहुत सारा यूनिटी है, यानी कि एकता है, और उसमें कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो कमांड देता है यूनिटी को। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही परम आवश्यकता पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, इसका भी सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, पूरा यूनिटी हम लोग का वर्कर है, तो उसको हम कमांड देंगे कि ये करना है, और इस तरह से हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाना है। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही परम आवश्यकता पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। समझ में आ रहा होगा मेरा समझाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। ये तो बहुत ही अच्छा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वो यूनिटी को डायरेक्शन दिखाता है कि हमें इस तरह से चलना है, और इस तरह से हम लोग चलने से आगे हम लोग पहुंचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अपना मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही
प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हेनरी फोर्ड्स ने इसका भी यूज किया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्शंस। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल्स है जिन्होंने हेनरी फोर्ड्स ने यूज किया था। तो चलिए इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत ही बेहतर होगा। सपोज कीजिए कि क्रिकेट के मैदान में कोहली ने बहुत ही अच्छा प्ले किया था और जितना भी हम लोग का हिंदुस्तान के इंडियाज के जो व्यूअर हैं वो सबऑर्डिनेट कर रहे हैं कोहली को कि इस तरह से प्ले करो, ठीक है, अच्छा प्ले करो। अब वो क्या करेगा कि अच्छा प्ले करेगा, सबऑर्डिनेट करके उसको अच्छा प्ले करवाया, क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्शन यानी कि उसको जीतना है। क्या है? जीतना है। यानी किसके लिए जीतना है? भारत के लिए जीतना है, इंडिया के लिए जीतना है। तो समझ में आया कि सबऑर्डिनेट करेंगे और इंडिविजुअल डायरेक्शन करेंगे। यानी कि कोई बोलता है कि हाँ इस तरह से मारो, इस तरह से मारो, इंडिविजुअल डायरेक्शन रहेगा और उसका क्या होगा? सिर्फ मैच जीतना होगा। जो टीम होगा वो सोचता है कि हम मैच जीतेंगे, तो क्या होगा कि वो मैच जीत जाएगा। यानी सबऑर्डिनेट करेंगे, इंडिविजुअल डायरेक्शन में करेंगे और उसका फायदा होगा किसका? टीम का फायदा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है समझते हैं, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या है? ठीक है, रिम्यूनरेशन माने होता है पैसा। पैसा किस तरह से हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया, ठीक है, और उसके जो हेड है उससे हम बात किए कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए महीना का। तो वो बोला कि मैं इतना नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको 4,000 महीना दे सकता हूं। तो क्या हुआ? तो हम क्या करेंगे कि उस जो हम काम करेंगे उसको हम अच्छा तरीका से नहीं करेंगे, काहे कि मन नहीं लगेगा हमें, काहे कि हमको 5,000 चाहिए था, इसलिए हमको मन नहीं लगेगा। तो यही है। और वो अगर हम 5,000 मांगते हैं तो वो हमको एक 6,000 रुपया देता है। तो क्या होता है कि मैं उस जो काम करवाता है ऑर्गेनाइजेशन उसको मैं अच्छा से काम करके देता हूँ। जहाँ पे अगर कहीं भी कुछ भी बन रहा है, पेन बना रहा हूँ, एक दिन में मैं 100 पेन बनाता हूँ, तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन हमको अच्छा पैसा देगा तो मैं एक दिन में 120 पेन बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुश रहूंगा। तो यही है रिम्यूनरेशन के मतलब, हेनरी फोर्ड्स ने यही कहा है रिम्यूनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन माने समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन माने कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, असिस्टेंट करता है, मैनेजर करता है, वर्कर करता है, उसको हम लोग समान डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। ये हुआ सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ अपना जो हेड रहेगा वही डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि डिसाइड ले सकता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ग्रोथ करें। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन माने कि जो ऊपर जो मैनेजर लोग रहता है वही लोग डिसीजन मेकिंग पावर रख सकता है, वही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकता है। और सेंट्रलाइजेशन माने कि वर्कर भी सोचेगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ाएं इस ऑर्गेनाइजेशन को। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत ही एक अच्छा प्रिंसिपल है जिन्होंने हेनरी फोर्ड्स ने यूज किया था। तो चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता क्या है। सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार का हम लोग का वर्क हो रहा है, जैसे कि सिविल इंजीनियर का अलग वर्क हो रहा है एंड मैकेनिकल इंजीनियर का अलग हो रहा है और इलेक्ट्रिकल का अलग हो रहा है। तो क्या है, ऑर्डर वहां पे बांटा गया है, सिविल का इधर है, मैकेनिकल का इधर है, इलेक्ट्रिकल का इधर है। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कीजिए कि मैं लंच करना चाहता हूं, तो मैं लंच कर रहूंगा तो यही तो नहीं कर सकता, मुझे कैंटीन जाना होगा, इसलिए ये ऑर्डर कैंटीन अलग है और मेरा ऑफिस अलग है। तो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्डर करके वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए राम, श्याम एंड सोनी,
सपोज कीजिए राम, श्याम एंड सोनी एक वर्कर हैं। तो क्या किया श्याम, क्या किया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है उसको तोड़ दिया और उसके सीनियर लोग उसको निकाल दिया। ठीक है, उसको निकाला और सोनी को भी निकाल दिया। ठीक है, तो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा वर्कर थी, सोनी एक अच्छा वर्कर थी। ठीक है, और उसको निकाल दिया गया। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वहां पे नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत ही जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी माने होता है ठहराव। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूर गया, कम से कम 100 किलोमीटर गया। ठीक है, अब वहां पे गया, आने में बहुत ही लेट हो गया। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होना चाहिए, वहां ठहराव का बंदोबस्त होना चाहिए। क्या है स्टेबिलिटी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग क्या है, इनिशिएटिंग माने होता है मोटिवेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड रहेगा और वो हेड जितना भी वर्कर को मोटिवेशन नहीं करेगा तो और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से नहीं चलेगा। इसलिए वक्त वक्त में हम लोग को इनिशिएटिंग करना बहुत ही परम आवश्यकता पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको समझाते हैं, या ड्रॉ करके आपको स्केलर चेन समझाते हैं। सपोज कीजिए ये हेड है, ये हेड है और किसी भी इंफॉर्मेशन को हमको हेड तक पहुंचाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्ट टू पार्ट इसको इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ता जाएगा। यही है स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन जो हम लोग का पार्ट टू पार्ट आगे इंफॉर्मेशन हेड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा स्केलर चेन होता है। लास्ट हम लोग का क्या है, एस्प्रीट डू कॉर्प्स। तो इसके मतलब होता क्या है हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और मैनेजर्स, हेड, हम लोग क्या है ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में लगल है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग कि जितना कोई है सब मिल के वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहा है। तो समझ में आया कि एस्प्रीट डू कॉर्प क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सब मिल के बढ़ाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एस्प्रीट डू कॉर्प्स। तो समझ में आ गया होगा 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।